अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रार खोड़ो, मेरे साथ है वसतुल्लाह खान और आज हम इस प्रोग्राम में एक बार फिर ईरान और इज़राइल की जंग पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा आज का फोकस होगा ईरान, एक तो कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कितना नुकसान पहुंचा और फिर हम उस जौहरी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, यानी इज़राइल की न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के बारे में। ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंच गया, किन किन लोगों और किन ममालिक ने इज़राइल की इसमें मदद की थी, इस पर वसतुल्लाह खान आपको तफसील में बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा बात करते हैं जो हालिया 12 दिन की जंग यहाँ पर चली है। अब हमें बताया जाता है, ज़ाहिर है कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब दोनों में यही बताते हैं कि इज़राइल ने और फिर अमेरिका ने बमबारी इसलिए की ताकि ईरान एक जौहरी हथियार ना बना सके और कि ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसको रिवर्स किया जाए। अब ये तो हम जानते हैं कि पिछले मेरे ख्याल 30-35 सालों से वसत ईरान तकरीबन 6 माह में बॉम्ब बनाने, हाँ ये 92 से बना रहा है, 92 से बना रहा है। तकरीबन मेरे ख्याल 22-23 साल हो गए। नहीं भाई, ज़्यादा हो गए, मेरी गिनती आउट है। कई दिहाइयाँ गुजर गई, 30 साल से ऊपर, 30 साल से ऊपर है और अभी तक बॉम्ब नहीं बना। लेकिन साल से बॉम्ब नहीं बना, हाँ, लेकिन कभी भी बन सकता है। तो इसीलिए अमेरिका ने, क्योंकि ईरान इजराइल से ये काम नहीं हो रहा था जाहिर है, तो अमेरिका ने कहा कि तू साइड पर आ, मैं काम करता हूँ। और अमेरिका ने, जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, फुर्दो, नतंज और इस्फहान की जो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स हैं और प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, उन पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए। अब मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि तकरीबन कहा जाता है कि 12 से 14 बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका के पास कुल कोई 20 या 22 बंकर बस्टर्स हैं, मतलब 70% स्टॉक आपने निकाल दिया है। कुर्बान कर इसराइल पर कुर्बान, जान भी कुर्बान है, तो बॉम्ब तो एक छोटी सी चीज़ होती है जी। लेकिन सवाल ये बनता है, अच्छा ये तमाम तीनों साइट्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की सुपरविजन में थी। बिल्कुल, शायद इसीलिए उनको पता है ना कि कहाँ है। एनीवे, अच्छा तो सवाल ये बनता है कि इस बमबारी से और इजराइल की कार्रवाइयों से कितना नुकसान पहुंचा है ईरान के जौहरी प्रोग्राम को। तो आज एक बड़ी मज़ेदार रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको चलाया है, CNN ने भी इसको चलाया है और इसकी बुनियाद है एक इंटेलिजेंस असेसमेंट जो पेंटागन की अपनी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने शाया की है। अच्छा, अब जाहिर है कि कई लोगों ने उसको देखा भी है। उन लोगों ने फिर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए उनको बताया कि जी साल तो बहुत बड़ी बात है, कुछ माह शायद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले हो गया है इन बॉम्बिंग्स की वजह से, यानी कि बॉम्बिंग्स कामयाब नहीं थी। उनका ये भी कहना है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल था, और एनरिच्ड यूरेनियम अभी आपको थोड़ी देर में उसके बारे में तफसील में बताएंगे, से ही बॉम्ब्स बनते हैं। तकरीबन 20 पाउंड एनरिच्ड यूरेनियम से एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। लेकिन क्योंकि ईरान को काफ़ी टाइम से पता था कि यहाँ पर हमला होने वाला है, तो एनरिच्ड यूरेनियम की सप्लाई किसी और जगह मुंतकिल कर दी है। कहाँ, किसी को नहीं पता। ना सिर्फ ये, बल्कि जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जिसमें यूरेनियम को इनरिच किया जाता है वो भी लार्जली इंटैक्ट है, मतलब कि उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अगर नुकसान पहुंचा है फुर्दो, नतंज और इस्फहान में, तो उन इमारतों में उन पर को नुकसान पहुंचा है और उन फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा है जो ज़मीन से ऊपर थे। लेकिन हमें पता है कि ये हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ और इनको ज़्यादा नुकसान इस रिपोर्ट के मुताबिक अब नहीं पहुंचा। अच्छा, अब जाहिर है कि जब ये लीक हुई तो एक काफ़ी वाइट हाउस में काफ़ी गुस्सा देखने को हमें मिला। तो वाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लीविट, उन्होंने कहा कि यार हाँ, हमने ये देखी है, ये पेंटागन की ही DIA ने बनाई है, लेकिन हम इससे एग्री नहीं करते। और बल्कि जो लो लेवल लूजर है जिसने, ये उनके अल्फाज हैं, घटिया इंसान जिसने ये चीज़ लीक की है, उसकी तो मतलब उसकी खैर नहीं है, उसकी 4 पुश्तें याद रखेंगे। पीटर हेज़गेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनका भी यही कहना है कि मैं पूरी FBI लगा रहा हूँ इस बंदे के पीछे, मैं देखता हूँ कौन है ये। और जब ट्रंप को पता लगा तो फिर आप सोच सकते हैं क्या हुआ है। फिर ट्रंप साहब एक ट्वीट करते हैं, अगेन अपनी रिवायती ऑल कैप्स में, ये आप देख रहे हैं कि जो फेक न्यूज़ CNN है और ये जो फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स है, शाला इनका कख ना रवे, इन लोगों ने मिलकर
हमें जलील करने की कोशिश की है। ये जो हमने हमला किया था ये दुनिया की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस है, और लोग कच्ची कच्ची गालियां दे रहे हैं CNN को और न्यूयॉर्क टाइम्स को। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलता। तो उसके बाद ट्रंप साहब जो ठीक ठाक तपे हुए हैं आजकल, आपको कल का भी उनका बयान देखा होगा, उन्होंने फिर एक वीडियो भी अपलोड किया। वीडियो क्या है, मोर लाइक म्यूजिक वीडियो, और मैं क्योंकि कई बार हमने देखा है, हम चाह रहे हैं कि आप भी उसको एक बार देख लें। जी, तो ये तो इश्तिहार लग रहा है B1 का। ये इश्तिहार B1 B2 का भी है, पता नहीं कौन सा नंबर है इसका, लेकिन इसकी जो लिरिक्स हैं ये हैं बॉम्ब ईरान, बॉम्ब 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 ईरान, मैं एक मस्जिद पर जाके पत्थर फेंकूंगा, मैं आयतुल्लाह को एक डब्बे में बंद कर दूंगा। अच्छा, तो मकसद इसका मतलब चलाने का और ये सारी बातें करने का ये है कि इस वक्त अगर मैं ईरान की जगह में होता तो मैं उन्हें कहता कि सर जी, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम आपने मुकम्मल तौर पर तबाह कर। ऐसा किया है ईरान ने। हाँ, ऐसा ही किया इसलिए कि 3 दिन पहले तक ईरान का मौक़िफ़ ये था कि कुछ भी नहीं हुआ, सुरंगे मुरंगे जो हैं, जो वो जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है वो उस लिहाज से ठीक है कि उन्होंने भी, ईरानियों का भी यही कहना था कि जो कुछ सुरंगें हैं उनमें मिट्टी विट्टी भर गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन चूँकि तप गए हैं ट्रंप साहब, अच्छा इस तपन में वो कहेंगे अच्छा ये बात है मैं दोबारा अटैक कर रहा हूँ। हाँ। तो अब्बास इराक़ची साहब है जो है वज़ीर ख़ारजा ईरान के, वो भाप गए। उन्होंने कहा जी बेपनाह नुकसान हुआ। हाँ, मतलब हम बता नहीं सकते कितना तबाह हो गए, बर्बाद हो गए सर। मतलब जौहरी बम, ताकि ट्रंप को गुस्सा ना आए। नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब तो दूर की बात, हम पटाखे बनाने के काबिल थे। मतलब ये यहाँ पे ईरानियों ने ये पकड़ लिया। मेरा ख्याल है कि पकड़ना चाहिए ही, नहीं तो फिर इसमें भी पकड़ है। अच्छा, अब जहाँ तक ईरान की बात है, और अगर हम ईरान और इजराइल को थोड़ा सा इस वक्त कंपेयर करें, तो इजराइल में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा एक सोबर मूड है, एक तरह से एक सफ़ाई मातम है कि यार ये हो क्या रहा है। हमारा तो ख्याल था कि हम एकदम जीत जाएंगे। ईरान में ऑन दी अदर हैंड एक जानिब जश्न भी मनाया जा रहा है, दूसरी जानिब जनाजे भी निकल रहे हैं, और अभी आपको पता है मुहर्रम भी आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ईरान में इसको तकरीबन 900 लोग वहाँ जाँ बहक हुए ईरान में, उनके भी जनाजे। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बारे में हमारा ख्याल था कि वो जाँ बहक हुए हैं, लेकिन वो नहीं हुए। और मैं बात कर रहा हूँ ईरानियन पासदारान इनकलाब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुद्स फोर्स के लीडर इस्माइल कानी की। ये जो हैं, ये आपको पता याद होगा कि जब कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिकन स्ट्राइक में कत्ल किया गया था, मारा किया था, तो इन्होंने वो फिर ओहदा संभाला था। अच्छा, ये कहा गया था कि ये इन स्ट्राइक्स में मारे गए हैं, लेकिन पिछले रोज़ वो तेहरान में खुलेआम घूम भी रहे थे, जलसे और जुलूस में शामिल भी हो रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं एक बताऊं कि ये 2024 में भी कत्ल हुए हैं। जब हसन नसरुल्लाह पर हमला हुआ था लेबनान में, तो उस वक्त से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये भी उस मीटिंग में शामिल थे और ये भी वहाँ पर मर गए थे। इनफैक्ट 2024 से पहली बार इनकी शक्ल हमें यहाँ ही नज़र आई है। तो इसका मतलब है कि बाकी मतलब बाखरी साहब को कत्ल किया गया, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ईरान के, शायद सिर्फ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ही अंदाज़ा था कि कितना ख़तरा है, और जब अंडरग्राउंड होना होता है तो कैसे अंडरग्राउंड होते हैं। अच्छा, एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ अब सामने आई है, जिससे इजराइल का जो ब्लूप्रिंट था ईरान को डिस्टेबलाइज करने का या ईरान में रिजीम चेंज लाने का, वो अब मंजर आम पर आ रहा है। अभी वॉल स्ट्रीट, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ऑडियो रिलीज़ की है, वो ऑडियो है हमारे पास, अगर उसको हम स्क्रीन पर चला दें, जिसमें मोसाद के एजेंट्स ईरानियन जनरल्स को कॉल कर रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, फारसी स्पीकिंग मोसाद एजेंट्स हैं, और उनको कह रहे हैं कि जी हमें पता है कि तुम्हारी रिहाइशगाह कहाँ है,
हमें पता है कि तुम्हारी बीवी बच्चे कहाँ होते हैं, किस स्कूल जो से आते हैं जाते हैं, और अगर आपने हमारे साथ ताउन नहीं किया तो हम ना सिर्फ आपको कत्ल करेंगे बल्कि आपके पूरे ख़ानदान को कत्ल करेंगे, बिल्कुल जैसे गज़ा में करते आए हैं। अच्छा, अगर आपने अपनी जान बचानी है तो आप अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक वीडियो जारी करें और कहें कि मैं बगावत का ऐलान कर रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा, अच्छा, ये इस तरह की कॉल्स तकरीबन इस वीडियो जारी करने के बाद भी वो जिंदा कहाँ बचते? नहीं बचते ना, नहीं बचते। अगर इजराइल मुकम्मल तौर पर जीत जाता ना तो हो सकता है कि नए सेटअप में होते, लेकिन इस तरह की किसी ने एक वीडियो भी रिलीज़ नहीं की। इस दौरान एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हम अक्सर बात कर रहे थे जंग के दौरान कि ईरान का एयर डिफेंस कहाँ है, ईरान की एयरफोर्स कहाँ है। हम मानते हैं 40 सालों से सैंक्शंस हैं, लेकिन जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में की थी। माजी में हमें ये भी पता है कि ईरान ने रूस, जो ईरान का इत्तेहादी है, उससे भी पेशकश की थी कि जो SU-35 SU सीरीज जो प्लेन्स का है, एग्जैक्टली नंबर हमें याद SU-35 हमें फराम करें। हालांकि ईरान ने अपने जो शहीद ड्रोन्स हैं वो रूस को सप्लाई किए। अभी तक रूस से कोई एयर डिफेंस या कोई इस तरह की जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान तक नहीं पहुंचे। एंटी मिसाइल जो S-300 बैटरीज हैं वो भी नहीं शायद दी, वो भी नहीं कोई नहीं दिए। चुनाचे आज हम देखते हैं कि ईरान के वजीर दिफा कहाँ गए हैं? बीजिंग। वो बीजिंग में पहुंचे हुए हैं और इतलात के मुताबिक वो JF की टेस्टिंग भी करेंगे, वहाँ पर उनको एग्जामिन भी करेंगे। और लग रहा है कि एक जो सबक सीखा है ईरान ने पाकिस्तान और भारत की जंग से, वो ये है कि यार बेहतर है कि आप चाइनीज़ माल ही उठा लो। अच्छा, ईरान में हमेशा, ईरान की डिफेंस सर्कल्स में हमेशा एक परसेप्शन रही है कि यार जो चाइनीज़ माल है ना, ये 2 नंबर होता है, माल लेना है तो रूसी माल लो। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये परसेप्शन मई के बाद ये परसेप्शन थोड़ी चेंज हो गई है। अच्छा, अब इसके साथ साथ अब आपको पता है क्योंकि जंग ख़त्म हो गई है या एटलीस्ट पॉज हो गई है, मैं पॉज का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर क्योंकि जंग तो चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर हो गया ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं, वैसे इसराइल का बाय द वे बाकायदा यही कहना है कि सर कौन कहता है हमारा ऑपरेशन ख़त्म हुआ है, हमारा ऑपरेशन ताहयात चलता रहेगा। बिल्कुल जैसे ऑपरेशन सिंदूर भी सुना है कि चल ही रहा है। सिंदूर की बात की तो फिर भारत की बात आती है। तो आजकल ना हर एक बंदे की स्टेटमेंट आ रही है, हर मुल्क की स्टेटमेंट आ रही है कि जी बहुत अच्छा है कि जंग ख़त्म हो गई है। भारत की स्टेटमेंट वाकई ही मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें वो कह रहे हैं, पहले तो हमें बड़ी कंसर्न्स हैं, बड़ा अच्छा हुआ है कि आप लोग मतलब थोड़ा सुधर गए हो। ये जो जुमला है ना यार, ये बड़ा अच्छा है। आप इसका तर्जुमा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वी विश टू रीइटरेट दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इन ऑर्डर टू एड्रेस रिजॉल्व द मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। ये ईरान और इसराइल को, ये ईरान और इसराइल की, हाँ, कि बातचीत ही से मसले का हल निकल सकता है, लेकिन ये साउथ एशिया पे ये लाइन अप्लाई नहीं होती। हाँ, वो जो नीचे नहीं होता, दिस ट्रांजैक्शन इज ओनली वैलिड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये है। वैसे भाई साहब, हम भी आपको काफ़ी टाइम से यही बात कह रहे थे कि आके बैठ के बात कर लो, लेकिन चलें, आपकी मर्जी है। तो दिस इज, हाँ ठीक है। इसके बाद ये है कि एक तुमने शेर सुना होगा, बहुत मशहूर शेर है लेकिन नहीं सुना होगा। मुश्किल है। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अगर तुम NPT के मेंबर बनोगे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मायनाकारों को इजाज़त दोगे अपनी एटमी तनसीबात दिखाने की और उनके से मशवरा करते रहोगे, तो फिर तुम्हारा वही अंजाम होगा जो ईरान का हुआ। लेकिन अगर तुम दोनों से बाहर होगे तो फिर तुम इसराइल जैसी एटमी ताकत बन जाओगे। मतलब कि बेहतर है कि बंदा नॉन फाइलर हो। हाँ, नॉन फाइलर है। हाँ, एटमी क्लब में ये नॉन फाइलर है। तो इस पे हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि इसराइल एटमी ताकत है, वो कहता है हाँ हो सकता है, बाकी दुनिया कह रही है डेफिनेटली ये 9 जो जौहरी ममालिक हैं उनमें शामिल है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। ये 2009 की बात है। उस वक्त ओबामा अमेरिका के सदर थे। उनसे एक बदतमीज़ जो जर्नलिस्ट था उसने डायरेक्ट पूछा कि आपके ख़्याल में जो मिडल ईस्ट है उसमें कोई ऐसा मुल्क है जिसके पास जौहरी हथियार हों?
ओबामा ने 1 मिनट सोचा और कहा कि मैं क़यास आराइयों पे यकीन नहीं रखता। जी जी, स्पेकुलेशन पे यकीन नहीं रखता। और मैं क्योंकि सदर हूँ, मुझे कुछ पता तो है नहीं। अच्छा, वो है ना कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। पूरी दुनिया का जो लिटरेचर है, स्ट्रेटेजिक लिटरेचर है, उसमें 9 एटमी ताकतों का जिक्र है। 5 तो परमानेंट हैं, आपको पता है, जो सिक्योरिटी काउंसिल पर हैं। 5 परमानेंट वो तो हैं ही, ख़ानदानी एटमी ताकतें हैं। उसके अलावा जो इस क्लब में एसोसिएट मेंबर हैं, उनमें नॉर्थ कोरिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है और इसराइल है। इसराइल का जो एटमी प्रोग्राम है वो 1948 में जब इसराइल बना है तो उसके फ़ौरन बाद शुरू हुआ। जो जनूबी इसराइल का सहराए नजफ़ है, उसमें यूरेनियम की तलाश की कोशिश की गई। थोड़ा बहुत यूरेनियम मिला, ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। इसराइली एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1952 में बना। इसके जो पहले सरबराह थे वो थे अर्नेस्ट डेविड बर्गमैन। बर्गमैन साहब ने उस ज़माने में कहा कि इसराइल को बम बनाना चाहिए ताकि फिर कभी हम यहूदियों को भेड़ बकरियों की तरह एक और हॉलोकास्ट में ना झोंका जाए। तो उसके ख़िलाफ़ जो एक ज़मानत होगी वो सिर्फ न्यूक्लियर बम हो सकता है। 50 के अशरे में फ्रांस ने जनूबी इसराइल में दमूना जौहरी कॉम्प्लेक्स बनाने में इसराइल की खुल के मदद की, लेकिन गैर एलानिया। 1957 से वहाँ पे प्लूटोनियम की प्रोडक्शन शुरू हो गई और दमोना का जो रिएक्टर था, फ्रेंच वैसे तो बहुत ही कमाल लोग हैं। हाँ। कस्टम्स को स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि जो भी दमोना के पार्ट्स जाएंगे आप चेक नहीं करने? नहीं चेक करने। अच्छा, चेक करने हैं। और उन पे स्टिकर क्या लगा कि ये जो पानी साफ़ करने वाला प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट, ये डिसैलिनेशन प्लांट के पुर्जे हैं जो कि साउथ अमेरिका के किसी मुल्क को भेजे जा रहे हैं। तो कस्टम वाले जो हैं उसको ठप्पा लगाते थे। तो वो जो पार्ट्स थे न्यूरी प्रोसेसिंग प्लांट के, वो फिर जाहिर है कि इसराइल आ जाते थे। बरतानिया ने 1959 में नॉर्वे से हैवी वाटर ख़रीदा। अच्छा, उसकी कुछ खेप इसराइल स्मगल हो गई, लेकिन हो गई तो हो गई। अच्छा, जो फ्रांसीसी थे उन्होंने भी नॉर्वे से हैवी वाटर ख़रीदा और फ्रेंच एयरफोर्स के जो तैयारे हैं उनके ज़रिए 4 टन हैवी वाटर जो है वो इसराइल पहुंचाया गया। अमेरिका जो है, अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि अमेरिका शुरू से ही इसराइल का हमनवा और सबसे बड़ा इत्तेहादी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। 1967 की वॉर में जब इसराइल ने एक चमत्कार दिखाया और तमाम जो दुश्मन की एयर फोर्सेस थी उनको तबाह करके रख दिया, उसके बाद अमेरिका ने सोचा कि ये मर्द बच्चा काम की चीज़ है, काम लिया जा सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं 1967 से पहले का अमेरिका। वो अमेरिका जिसने 1956 में जब सुएज़ कैनाल नेशनलाइज की थी नासिर ने, और बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिल के हमला किया था, तो आइजनहावर ने अल्टीमेटम दिया था ट्रंप की तरह कि रुक जाओ वरना हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे। तो वो फ़ौरन रुक गए थे, इसलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों सुपर पावर्स कमज़ोर हो चुकी थी। बहरहाल, तो अमेरिका का जो U2 प्रोग्राम था, U2 तो याद होगा? बिल्कुल याद है सर। बट 1958 में उसने कुछ तस्वीरें ली जनूबी इसराइल का जो डेजर्ट है उसकी, और उससे कुछ तामीरात नज़र आई कि कोई बहुत कुछ बन रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है। वज़ीर आज़म थे उस वक्त इसराइल के, बेन गोरियन। उनसे अमरीकियों ने रब्ता किया कि भाई साहब क्या चक्कर है, क्या बन रहा है? उन्होंने कुछ नहीं, ये टेक्सटाइल मिल है एक ज़रई तहक़ीक़ात का मरकज़ है और एक मेटलर्जिकल प्लांट है। आपको तो पता है हम नए बने हैं, अभी 10 साल भी नहीं हुए, तो हमें ज़रूरत है। अमरीकियों ने कहा अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन 1961 में CIA इस नतीजे पे पहुंची कि जौहरी हथियार तैयार करने की कोशिश हो रही है। बेन गोरियन से फिर पूछा गया कि भाई साहब क्या ये रिपोर्ट है CIA की, क्या कहते हैं? तो उन्होंने कनेसेट में पहली बार इतराफ़ किया कि जी हाँ, दमोना में पुरअमन मकासद के लिए एक जौहरी तहक़ीक़ाती मरकज़ जो है वो कायम किया गया है। अच्छा, कैनेडी साहब जो हैं वो उस वक्त तक प्रेसिडेंट बन चुके थे।
उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं, हमारी टीमें जाएंगी, वो ज़रा उनको आप इजाज़त दें, तो उसके बाद जो आप कह रहे हैं हम मान लेंगे। लेकिन इसराइली जो हैं टॉल मटोल करते रहे हैं। अच्छा, एक साहब हैं अमेरिकी एम्बेसडर रहे थे उस ज़माने में, वॉलवर्थ बार्बर, 1961 से 73 तक, इतना लंबा अरसा, यानी 12 साल बहुत वो अमेरिका के एम्बेसडर रहे तल अबीब में। उनसे कहा गया कि आप ज़रा छानबीन करें अपने स्टाफ के ज़रिए, तो उन्होंने उन रिपोर्टों को छुपाया कि इसराइल जौहरी हथियार बना चुका है और डिलीवरी सिस्टम भी उसने बना लिया है। मतलब इसराइल फर्स्ट वाला। उनका आर्गूमेंट ये था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, उसके बाद से प्रेसिडेंट इतने परेशान हैं कि मैं उन्हें मजीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये लिटरली उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में। तो उन्होंने कहा कि ये तो फजूल किस्म की मालूमात मैंने नहीं दी वाइट हाउस को, ये छोटी मोटी बातें। अच्छा, लेकिन कैनेडी को ज़ाहिर है मुख्तलिफ सोर्सेज से मिल रहा था, और उस ज़माने में अमेरिका इसराइल का, जैसे मैंने कहा है, उतना बड़ा एलाई नहीं था। तो कैनेडी ने जून 1963 में इसराइल से कहा कि वो दिमोना की तमाम तफसीलात अमेरिका को दिखाए ताकि हम असेस कर सकें कि वहाँ हो क्या रहा है। बेन गोरियान ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इट वॉज टैक्टिकल रिजिग्नेशन। उसकी जगह लेवी एशकोल प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, आपको पता है जब नई इंतज़ामिया आती है तो वो कहती है अच्छा भाई अभी तो ज़रा समझ लो, अभी तो आए हैं तो महीना 2 महीना तो लगेंगे कि आपने जो डिमांड की है कैसे, मतलब डिले टैक्टिक किया बेन गोरियन। लेकिन कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगस्त की डेडलाइन दी कि हमें ये इंफॉर्मेशन जो है विद रिकॉर्ड चाहिए। टाल मटोल जारी रही और नवंबर 1963 में कैनेडी का कत्ल हो गया। अब मुझे नहीं, मैं क्योंकि ये बात कह रहा हूँ, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, हो सकता है कंस्पिरेसी थ्योरी हो लेकिन आपकी जो दोस्त हैं आजकल जो रिपब्लिकन मार्जरी टेलर ग्रीन जी, उनकी को 3-4 दिन पहले ही एक ट्वीट आई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने इसराइल को बुरा भला कहा है, हालांकि वो इंतहाई प्रो इसराइल है, हार्डकोर ट्रम्प कैंप की हैं, कट्टर बागा है। उसमें से 4 लाइनें जो हैं वो बड़ी मज़ेदार हैं कि हमारे एक चहीते सदर हुआ करते थे जिन्हें अमरीकी अवाम बहुत चाहते थे, उन्होंने इसराइली जौहरी प्रोग्राम की मुखालफत की, वो कत्ल हो गए जी। ये मार्जरी टेलर ग्रीन का वहम है, कुछ भी कह लें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन बात यहाँ आज तक कैनेडी के कत्ल का सबब मालूम नहीं हो सका है। अच्छा जी, 1961 से 69 तक अमरीकी मायनाकारों ने 9 मरतबा दिमोना कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। हर बार उन्हें जाली कंट्रोल रूम दिखाए जाते और फ्रेशली पेंटेड बिल्डिंग्स, ये लफ्ज़ है, वो दिखाई जाते हैं। उनके लिए था कि आप अपने जो गायकोमीटर्स वगैरह दूसरे आलात हैं वो नहीं लेके जाएंगे, हम आपको देंगे ताकि आप तापकारी वगैरह चेक कर लें जो भी आपको करना है। और अमरीकी मायनाकार टीमें आती हैं हर दफ़ा, वो कहती यार कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते कि इसराइल न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तो एक वक्फा ले लें, उसके बाद ये कहानी जारी है। इसराइली जौहरी प्रोग्राम पे हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि हर चंद है पर नहीं है। तो कैनेडी के कत्ल के बाद आपको पता है जॉनसन साहब सदर बने। सर अच्छा, सदर बने तो जॉनसन साहब की पूरी तवज्जो वियतनाम पे थी। बिल्कुल। तो उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो इसराइल से पूछ सकते। वो जो मैकेनिज़्म एक कैनेडी साहब ने कायम किया था मायनाकार टीमों का, वो उन्होंने कहा यार कोल्ड स्टोरेज में। CIA ने 1967 में रिपोर्ट दी कि इसराइल जो है कम से कम 2 जौहरी हथियार बना चुका है। अच्छा, उस वक्त जॉनसन साहब थे, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया। फिर जॉनसन हार गए थे, फिर निक्सन आ गए। तो दिसंबर 1969 में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे हेनरी किसिंगर, उन्होंने सदर निक्सन को एक मेमो लिखा कि इसराइल जो है उसको हम फैंटम तैयारे दे रहे हैं। उस ज़माने में बड़ा नाम था फैंटम तैयारों। तो लेकिन उसके बदले हमने उनसे यकीन दहानी करवाई है कि आपने लुच तो तल दिया है, हथियार तो आपने बना लिया है, लेकिन अब आप एक एहसान ये करें कि बताएं नहीं किसी को। हाँ, बस खामोश रखे यार। तो इसराइल ने कहा बिल्कुल, मैं तो हमारा तो वैसे ही मूड नहीं था। हाँ, फैंटम तैयारे जो हैं वो मिल गए।
अच्छा, लेकिन 67 में इसलिए कोई ख़तरा नहीं था इसराइल को कि इसराइल ने वाइप आउट कर दिया था शाम को भी और मिस्र को भी, तीनों कर दिया था, तो उसको कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर कोई 5 साल बाद अक्टूबर 1973 में जब मिस्र और शाम ने अचानक हमला किया है इसराइल पे 6 अक्टूबर को, तो 7 अक्टूबर को एक इजलास होता है जिसमें उस ज़माने के जो डिफेंस मिनिस्टर थे मोशे दायान, वो प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर से कहते हैं कि मैडम ये बताइए कि जो जौहरी हथियार हैं क्या हम उन्हें तैयार रखें, इसलिए कि अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गया है। सीरिया जो है गोलान के ऊपर से नज़र आ रहा है और सिनाई डेजर्ट में मुसलसल मिस्र पेशकदमी कर रहा है, तो दिस इज़ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, तो क्या करें। उन्होंने कहा हाँ तैयार तो रखें लेकिन मैं अमरीकियों से बात कर लेती हूँ। तो अमरीकियों को उन्होंने एक इनडायरेक्टली कहा कि देखें अगर आप नहीं आए हमारी मदद तो फिर हम आखिरी जो सलूशन है वो फिर इस्तेमाल करने में मजबूर हो जाएंगे। तो अमरीकियों ने फिर एक एयर कॉरिडोर डेवलप कर दिया जिसके ज़रिए रोज़ाना कई दफ़ा अमरीकी तैयारे असले से भरे तैयारे उतरने लगे और फिर उन्होंने बिल्कुल जैसे इस पूरी कुछ बिल्कुल ऐसा यही था। अच्छा, और उसके बाद अल्लाह भला करे ये हुआ कि 1986 आपको याद होगा एक साहब आए थे मोर्देखाई वनूनू जी। मोर्देखाई वनूनू साहब जो हैं 60s और 70s तक 6 साल इसमें जो देमोना न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स था उसमें बतौर टेक्नीशियन वो काम करते रहे। तो 82 में जो इसराइल ने कत्लेआम किया लबनान में, उसके बाद उनका दिमाग घूम गया और वो थोड़े से लेफ़्ट की तरफ हो गए और उन्होंने नौकरी को लात मारी। उन्होंने कहा मैं सब बता दूंगा। तो उन्होंने संडे टाइम्स को, बरतानवी अखबार जो है, विथ फ़ोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने कहा कि जी देमोना जो है उसकी ऊपर की मंजिलें तो हैं लेकिन 6 मंजिलें अंडरग्राउंड हैं और सारा खेल वहाँ होता है, वहाँ कभी किसी टीम को वो जाने की इजाज़त नहीं देते थे, ऊपर ही वो टरखा देते हैं, देखें सर ये है, देखें सर वो है। लेकिन उसने कहा कि देमोना में 40 किलोग्राम प्लूटोनियम सालाना बनाने की गुंजाइश है। ये बहुत बड़ा धमाका था। लिटरली मुसाद ने इसका नोटिस लिया, उन्होंने हनी ट्रैप किया उसे। लंदन में थे भाई साहब, तो उन्हें कहा रोम में कोई खूबसूरत लड़की है, उसने फ़ोन किया, वो रोम पहुँचे, उन्हें तंबू करके इसराइल पहुँचाया गया। उन पे मुकदमा चला गद्दारी का और सरकारी राज फाश करने का। 18 साल मोर्देखाई भाई को सज़ा हुई। 2004 में इस शर्त पे रिहाई हुई कि तुमने बंद रखोगे, किसी आउटलेट को इंटरव्यू नहीं दोगे। तो अभी तक मोर्देखाई जो हैं वो ज़िंदा हैं। अच्छा, इसराइल ने दुनिया भर से जो इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल है वो चुराया, जैसा कि हर कोई करता है। जैसे अमेरिका जो है बड़ा दूध का धुला हुआ है, इसने भी जो जर्मन साइंटिस्ट थे जी बिल्कुल उनको अगवा करके ही एटम बम बनाया। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। हाँ, फिर सोवियत यूनियन वाले कुछ उठा के ले गए थे, तो ये सबको पता है। तो इसराइल ने भी जाहिर है कि ये किया और इसे खुफिया तौर पे एड भी मिली और कहीं कहीं से इसने चुराया भी। मसलन 1963-64 में अर्जेंटीना से 100 टन खाम यूरेनियम, जिसे आप येलो केक कहते हैं, ठीक, के कान से निकला वो जो डस्ट है या मिट्टी है उसको केक की शक्ल देते हैं ताकि वो बिखरे ना, तो वो येलो केक जो हैं वो 100 टन ख़रीदे। 70s के अशरे में जनूबी अफ्रीका की जो गोरी हुकूमत थी जी, उससे उन्होंने 600 टन रॉ यूरेनियम लिया और उनसे कहा कि भाई जो है आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम में आपकी मदद भी करेगा, जो किया भी। अच्छा, और जो किया भी। और आपको शायद याद हो, आपने पढ़ा होगा कि दिसंबर 79 में इंडियन ओशन में जनूबी अफ्रीका के साहिल से कुछ दूर किसी सैटेलाइट ने एक फ्लैश देखा था। ये मुझे नहीं पता। हाँ, फ्लैश देखा और उनकी समझ में नहीं आया कि यार बाकी तो ये है, लेकिन ये जो फ्लैश है ये कुछ जैसे न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन वगैरह उस तरह का होता है, तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में जिमी कार्टर ने, जब वो सदर नहीं रहे, उन्होंने तस्दीक की कि ये मुश्तरका एटमी तजर्बा था जनूबी अफ्रीका का और इसराइल का। अच्छा, ये सॉरी आपकी वहाँ पे बात काट रहा हूँ, उस वक्त ये दोनों
बहुत क्लोज, ये दोनों ममालिक इंतहाई करीब थे। हाँ। क्योंकि नजरियाती भाई भी है ना, हाँ। वहाँ पर भी अपार्थाइड और वहाँ पर भी अपार्थाइड, और इनफैक्ट ये जो जिस तरह से आफामों के साथ साउथ तो अफ्रीका आज अपार्थाइड जिंदा है ना इसराइल, वो भी है, दे एक्सचेंज नोट्स। अच्छा 1968, अब ये फिल्मी वाक़या, 1968 में लाइबेरिया की एक कंपनी में रजिस्टर्ड जहाज़ था, उस पर कई 100 टन खाम यूरेनियम लदा हुआ था। वो एक जाली जर्मन कंपनी से एक जाली इटालियन कंपनी को सप्लाई किया जा रहा था, शेल कंपनीज। तो जो हॉलैंड की बंदरगाह है रॉटरडम, वहाँ पे वो लग रहा लाश था, वहाँ अचानक से उसका जो अमला है वो बदल गया और बाद में पता चला कि वो सारा मोसाद का एजेंट थे। आज तक उस जहाज़ का पता नहीं चला कि वो यूरेनियम समेत गया कहाँ, और इसका जो नाम है वो आप तलाश कीजिएगा, पलम्बेट अफेयर्स, उस नाम से आप देख सकते हैं। प्रिटी वुमन तो आपने देखी होगी, बिल्कुल, कई बार। उसके प्रोड्यूसर हैं आरनून, पता नहीं, हाँ, थोड़ा सा मुश्किल नाम, मिल शाहान वगैरह, ये बहरहाल हैं। आपको पता है कि इसराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके जो गुलाम इसाक खान थे वो शमून पेरेस थे। शमून पेरेस जो हैं मतलब वन स्टॉप वन विंडो। शमून पेरेस की ड्यूटी ये थी कि जो बेहतरीन दिमाग हैं उनको रिक्रूट किया जाए। तो उन्होंने, ये जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उस ज़माने में इनकी उसकी फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री थी, तो इन्होंने अपनी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसमें कुछ न्यूक्लियर माहिरीन थे अमेरिका के, उन्हें भी शामिल कर लिया कि सर आप मेंबर बन जाएं। तो वो जाके फिर वो टेक्निकल, आपको तो पता ही है, समझ गए होंगे कि क्या होता था। अच्छा, डॉक्टर रॉजर मेल्सन, पता नहीं आपने उनका नाम सुना है या नहीं है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी की अथॉरिटी हैं पूरी दुनिया में, मतलब रशिया से लेके और अमेरिका तक। मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ। हाँ। ये जो आपने बात की ना, वनूनू नहीं, सॉरी, ये जो डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब हैं, प्रिटी वुमन के एंड 12 Years a Slave के। अच्छा, ये एक शानदार मिसाल है कि किस तरह मोसाद और इजराइल अपने हॉलीवुड के कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कि ये बंदा था बड़ा मकबूल, राइट, हर, क्योंकि इसे घर में सारी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पार्टी टाइम, राइट। तो इसकी आड़ में काफ़ी एस्पियोनाज भी हुई थी, कि जैसे कि एक जर्मन इंजीनियर था जो सेंट्रीफ्यूज बनाते हैं, राइट, तो उसको कहा कि यार तू आ जा मेरे घर पे पार्टी है। अच्छा, अब कोई नोटिस भी नहीं कर रहा, 1000 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग जा रहे हैं, और उसको सिर्फ इतना कहा कि यार हम लोग ऐसे ही बैठेंगे, बातें करेंगे, और फिर जब मैं बाथरूम जाऊंगा ना, आप मेरी किचन की मेज के ऊपर ना ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही भूल के चले जाएं। इस तरह इजराइल को सेंट्रीफ्यूज डिजाइन्स मिले। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद ये जो फिल्म बनी है इसको और आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। इसराइल जौहरी ताकत कैसे बना, इसकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक साहब हैं डॉक्टर रॉजर मेल्सन, वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी की अथॉरिटी हैं वर्ल्ड वाइड, रशिया से लेके अमेरिका तक और ऑस्ट्रेलिया तक, जहाँ भी न्यूक्लियर सिक्योरिटी का इशू होता है। फुकुशिमा का जो तबाही हुई थी उसमें भी इन्होंने सजेस्ट किया, उसके बाद ये सेफ्टी प्लान, मतलब एक अथॉरिटी हैं। उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया और वो खासा धमाका खेज था। उनकी थोड़ी आवाज़ सुन लें आप। From Oak Ridge, best people from the Commission, best people from NUMEC, and they came up with 178 kilograms of missing highly enriched uranium. Of that 178, they found that 94 kilograms could no way be accounted for. So the inventory difference grew to 287 अच्छा, बड़ा इनका लंबा ये लेक्चर है, लेकिन लुब्बिल वाब उसका ये है कि रॉजर मेल्सन साहब का कि 60 के अशरे में पेंसिल्वेनिया की जो नेवल लेबॉर्ट्री थी, जहाँ के एनरिच्ड यूरेनियम रखा जाता था आबदोज़ों के लिए और बाकी जो एटमी तवानाई से चलने वाले जहाज़ हैं उनके लिए, वहाँ से 178 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम की जो एक खेप है वो इधर उधर हो गई, गायब हो गई। अच्छा, उसमें से बहुत सा रिकवर हो गया, लेकिन 90 किलोग्राम का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। अच्छा, किसी अमरीकी एजेंसी, FBI ने इब्तदाई तहकीकात की, लेकिन किसी अमरीकी एजेंसी ने कोई हतमी रिपोर्ट नहीं जारी की कि ये जो 90 किलोग्राम है इनका हुआ क्या। अच्छा, और कोई छोटी बात नहीं है। 90 किलोग्राम, हाँ यार, बिल्कुल। 90 किलोग्राम तो आटा भी बहुत होता है। अच्छा, बिलाखिर एक अमरीकी मायनाकार हैं
उन्होंने की एक टीम देमोना में 60s में गई थी, उन्हें वहाँ यूरेनियम के कुछ ट्रेसेस मिले। तो उन्होंने सोचा कि यार देमोना तो प्लूटोनियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, यहाँ यूरेनियम वगैरह क्या कर रहा है। बहरहाल उन्होंने थोड़े से जो सैंपल हैं वो ले लिए होंगे, मतलब वो जो वहाँ के जो तो जब उन्हें टैली किया गया तो पता चला कि ये जो पेंसिल्वेनिया वाला जो यूरेनियम है उससे इसका डीएनए मिलता है। अच्छा, इसराइल की जो सरकारी पॉलिसी है वो ये है कि कंफ्यूज रखो, यानी ये कि हम मशरिक़ वस्ता में जौहरी हथियार मुतारिफ़ नहीं कराएंगे। इसका मतलब क्या है, कोई आज तक नहीं बताया इसका मतलब क्या है कि मुतारिफ़ नहीं कराएंगे। दिसंबर 2006 में अमरीकी वज़ीर दिफा थे रॉबर्ट गेट्स, उन्होंने सेनेट में बयान दिया कि ईरान चारों तरफ से जौहरी ताकतों से घिरा हुआ है। मशरिक़ में उसके पाकिस्तान है, शुमाल में रूस है, मगरिब में इसराइल है और ख़लीज में अमेरिका है। पहली बार किसी अमरीकी एहलकार के, आला एहलकार के मुँह से इसराइल का नाम सुना गया। उसके एक हफ़्ते बाद वज़ीर आज़म हैं यहूद ऑलमर्ट, उस वक्त इसराइल के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक जर्मन टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा देखें जी, आज तक इसराइल ने कभी भी किसी मुल्क को ये धमकी नहीं दी कि हम तुम्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, लेकिन ईरान हमें हर बार ये धमकी देता है कि हम तुम्हारा जो है नामो निशान मिटा देंगे। अब भला बताएं कि उसे अमेरिका, फ्रांस, रूस और इसराइल की तरह एक ज़िम्मेदार जौहरी रियासत के तौर पे आप देख सकते हैं। तो भूले से उन्होंने मतलब ऐसे ही इसराइल का नाम भी छोड़ दिया। मेरा ख्याल है टारगेटेड लीक्स हैं ये। सितंबर 2016 में साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा थे कॉलिन पावल, चम्मच वाले, WMD वाले जी, हाँ, उन्होंने कहा, रिटायर हो गए थे, उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में कहा कि तेहरान अगर चंद एटम बम बना भी लेता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कॉलिन पावल कहते हैं, हाँ ना करो यार, कॉलिन पावल कह रहे हैं, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ईरान को अच्छे से मालूम है कि इसराइल के पास तो 200 हैं। हाँ, ये भी एक के बराबर, कॉलिन पावल, हाँ, कॉलिन पावल के जवाब में 50 मिलेंगे। अच्छा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको पता है अथॉरिटी है, दुनिया में जो भी असला ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, डिफेंस बजट वगैरह, उसकी कई साल से हर सालाना रिपोर्ट में 9 एटमी ताकतों का जिक्र होता है। अच्छा, इनमें मैं बता चुका हूँ कि 5 तो रिवायती एटमी ताकतें, इसके अलावा शुमाली कोरिया, भारत, पाकिस्तान है और इसराइल का ज़रूर जिक्र होता है। सिप्री यानी इसका जो एब्रीवेशन है, इसका अंदाज़ा है कि इस वक्त इसराइल के पास कम से कम 90 एटमी हथियार हैं, जिन्हें के जो कि फ़ज़ा से दागे जा सकते हैं, ज़मीन से दागे जा सकते हैं, बहर आबदोज़ों से दागे जा सकते हैं, और जेरिको मिज़ाइल है जो स्पेशली डिलीवरी सिस्टम है। जेरिको की जो मार है 4000 किलोमीटर तक है, जेरिको 1 और जेरिको 2। अच्छा, इसराइल अगरचे IAEA का मेंबर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का, लेकिन वो NPT का रुकन नहीं है, लिहाजा आज तक IAEA जो है देमोना में उसे रसाई नहीं मिल सकी, इसलिए कि वो NPT का मेंबर ही नहीं है, तो वो रसाई नहीं दी सकती। जबकि आपको पता है कि NPT का मेंबर कौन है, ईरान है, जिसकी आपने अभी पिटाई देखी। दिसंबर 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 161 वोट हक़ में पड़े और 5 खिलाफ पड़े। मुतालबा ये था कि इसराइल NPT पे साइन करे, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में ये वाहिद मुल्क है जिसने अब तक NPT पे साइन नहीं की है, ताकि मशरिक़ वस्ता को न्यूक्लियर फ्री जोन करार दिया जा सके। जनरल असम्बली की करारदाद आपको पता है, उसकी कोई अहमियत तो ज़्यादा नहीं। अच्छा, मुखालफत में किसके वोट आए? अमेरिका तो ज़ाहिर देगा, माइक्रोनेशिया, कनाडा, पुलाव का नाम सुना है? हाँ। और माइक्रोनेशिया, उन्होंने इसराइल का साथ दिया। $2 लाख हमेशा दिए जाते हैं हमेशा, वो पुलाव सस्ते में मिलता है। अच्छा, 2016 में अगरचे कि देमोना इंटरनेशनल इंस्पेक्शन से बाहर है, उसके बावजूद 2016 में एक रिपोर्ट आती है कि देमोना न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के 65 मुश्तरका तहकीकाती प्रोजेक्ट चल रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ इदारों के साथ, जिनमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी शामिल है, जिसमें अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी भी शामिल है,
और जिसमें अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है वो भी शामिल है। 65 चल रहे हैं, हालांकि खुफिया प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। तो भाईजान ऐसे चलते हैं, ये है दुनिया, ये है दुनिया। हाँ, ये है दुनिया। और मतलब बॉटम लाइन क्या है कि यार आपको कत्ल करना पड़े, चोरियां करनी पड़े, डाके मारने पड़े, जौहरी हथियार बना लें। हाँ, एक दफा बन गया तो फिर आप कह सकते हैं कि सर अब तो हो गया, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। कल मेरा जी चाह रहा है कि एक और मुल्क जिसकी शुरू में अमेरिका ने बहुत मदद की जौहरी तवानाई के लिए, पीसफुल मकासद के लिए, उसका हम जिक्र करें। ईरान। हाँ बिल्कुल, अमेरिका ने उसकी मदद की थी, लेकिन फिर बाद में क्या नहीं। और आपने जो अभी बात की ना कि लोग समझते हैं कि ये हमेशा अमेरिका और इजराइल मतलब एक ही फोर्स थे, जो बिल्कुल नहीं थे। तो सुएज का तो आपने जिक्र किया है, बहुत लोग नहीं जानते कि यूएसएस लिबर्टी के साथ क्या हुआ था। हाँ। तो अगर कल मौका मिले तो मैं ये भी पेश करना चाहूँगा। हाँ, साथ साथ ठीक है, अगर मौका मिले तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।